हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। आज हम लोग मूल अधिकार के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में आप देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 5 करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 5 पार्ट यानी इसका भाग 5 मूल अधिकार सीरीज का। चलिए देखते हैं आज आर्टिकल 20-21 पर एक बार सरसरी निगाह से द हिंदू आप लोगों को पढ़ना है। याद रखिएगा अगर इंग्लिश मीडियम के मुकाबले चलना है। इसके अलावा हमारा प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अगर पूरी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप सबको जुड़ना चाहिए। पूरी कोचिंग ऑनलाइन जबरदस्त रूप से कराई जाती है। 1 साल और 2 साल के पैकेजेस में लेने की बात करता हूं। एसके लाइव कोड आप सबको इस्तेमाल करना होता है, इसलिए चूंकि इससे 10% डिस्काउंट मिलता है। याद रखिएगा एसके लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है। और जो भी बच्चे फाउंडेशन यानी कि 18, 19, 20 साल के हैं और 2021-22 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं मेरे नए बैच में। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 जो करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा एक कॉम्पैक्ट बैच है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, लोकप्रिय विषय है। याद रखिएगा मेरा इतिहास होने के बाद भी मैंने जो है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेरा इतिहास में भी उतना ही कमांड है जितना इसमें है, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऑप्शनल के रूप में इसीलिए पढ़ाने का विकल्प चुना, चूंकि इसमें टॉपर तैयार हो सकते हैं और मेरा लक्ष्य है टॉपर तैयार करना। चलिए चलें पार्ट आपका 5वां भाग यानी एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 5 अनुच्छेद 20 और 21 करने जा रहे हैं हम। चलिए फटाफट करते हैं। अब आप लोग मूल अधिकार समझ चुके हैं, तब सीधा हम टॉपिक पे आएंगे। अनुच्छेद 20 याद रखिएगा। सबसे पहले हम अनुच्छेद 20 पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष आपको पता है आरोप, उसकी सिद्धि, इसके संबंध में संरक्षण। यानी ये क्या है भाई? किसी भी व्यक्ति को केवल विधि माने लॉ यानी का उल्लंघन किए जाने पर ही दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जरा विचार करिए। अर्थात क्या मतलब है कि व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा कार्य किया है जो उस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध है तो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, यानी कि लीगली। याद रखिएगा। और दूसरी चीज यह भी है कि भैया दंड की मात्रा भी उतनी ही होगी जितनी कि उस कानून के अंतर्गत उस अपराध के लिए निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर ऐसा कोई कार्य किया गया है जो उस समय यानी कि जब अपराध किया गया उस समय लागू, उसी समय के कानून से, यानी उसको पहले या बाद के कानून से उसके ऊपर आरोप तय नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा। और मात्रा भी उतनी ही होगी जितनी कि उस अपराध के लिए निर्धारित की गई है। क्लियर है? तो यह सिंपल सी बात है। तो आइए चलते हैं। अब पहली प्रैक्टिस आप करेंगे, विधि के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं, यानी छोटे छोटे प्रश्न, बूंद बूंद से भरता सागर। तो मैं वही कराने आप लोगों को यहां करा रहा हूं धीरे धीरे। जैसे विधि के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं, यानी कि किसी भी नियम, कानून, विनियम जो संसद के द्वारा या विधान मंडल के द्वारा बनाए गए विधान है, उनका अनुपालन आप नहीं करते हैं तो स्वाभाविक इसे हम विधि का उल्लंघन कहते हैं। याद रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है इसमें, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अभियोजित का अर्थ मुकदमा चलाने से है, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। याद रखिएगा। क्या है? एक ही अपराध के लिए, एक से अधिक, अगर कई अपराध हो जाए तो चलेगा, पर एक ही अपराध के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है एक ही अपराध। याद रखिएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि स्वयं अपने विरुद्ध, यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति थाने में बंद हो और उसको स्वयं उसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम स्वयं लिख करके दो, तो उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अक्सर हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं कि ऐसा किया जाता है, लेकिन वह मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 20 ये दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी।
अब आप बताइए विदेशियों को क्यों प्राप्त है? अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 नहीं प्राप्त है, तो विदेशियों को ये क्यों प्राप्त है? जरा विचार करिए। विदेशियों को इसलिए प्राप्त है क्योंकि अगर एक राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यानी विधि विधान कैसा है, अगर विदेशियों और नागरिकों में अंतर किया जाएगा तो राष्ट्र की छवि बाहर क्या बनेगी? आप विचार करिए, यानी राष्ट्र की छवि क्या बनेगी? तो स्वाभाविक है यह दोनों के लिए है और बेहतर है क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटी भी है, इसलिए यह यहां पर महत्वपूर्ण है। अब आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये इधर वाले पार्ट एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा, जो किताब से डिफरेंट है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए दिल्ली का एक व्यक्ति रोजगार के लिए मुंबई जाता है और वहां एक दुकान में काम करने लगता है। समझ गए कहानी है। कुछ दिन बाद वह क्या करता है, वह दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और मुंबई की एक अदालत में उसे 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। आप बताएं कि जब वह व्यक्ति अपनी सजा पूरी करके दिल्ली आएगा तो क्या उस पर दिल्ली की अदालत में उस चोरी के लिए दोबारा मुकदमा चलाया जाएगा? नहीं जी, एक बार तो मुकदमा हो चुका। तो सिंपल सी बात है, यानी ये पिछला वाला बताया गया था कि एक ही बार उसे दंडित किया जाएगा। यानी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा कार्य किया है जो उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत अपराध है तो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज को यहां कहानी के माध्यम से बताया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। यह हो गया नागरिकों और विदेशियों दोनों को। अब अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण या दैहिक यानी शरीर की स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब शरीर से, विधि द्वारा यानी केवल लॉ द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि लॉ विधि के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी यह मूल अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। यानी अगर किसी विधि का उल्लंघन हो रहा है तब तो आप क्या कर सकते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से। क्लियर है? तो यह हो गया महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया। अब देखिएगा यहां पर एक शब्द आया मेरे प्यारे बच्चों, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का भी और मेंस में भी। थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जैसे शाहीन बाग पर, यानी आज मैंने एडिटोरियल कराया था और कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो शाहीन बाग पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रदर्शन करने का भी अधिकार शामिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, युक्त युक्त निर्बंधन भी तो है ना। यानी कि सार्वजनिक हित में आपके उस प्रदर्शन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और जब सरकार विफल होती है तो न्यायपालिका स्वयं हस्तक्षेप करता है। तो सरकारों ने उस पर विचार नहीं किया, इसलिए न्यायपालिका ने उस पर हस्तक्षेप किया। तो याद रखिएगा। अब क्या है, तो वैसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप अनुच्छेद 21 है। अब आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पूरा मामला चल रहा है, यानी कि बहुत से लोगों को क्या कर दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया उनके घरों में, चाहे राजनेता हो या अन्य भी, जिन पर भी राज्य को शक था कि कहीं ना कहीं वहां से नुकसान हो सकता है। तो यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको ये इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, भाई चलो हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। जी नहीं, आपको इसीलिए मूल अधिकार धीरे धीरे करा रहा हूं। इसके बाद मैंने पहले कहा राष्ट्रपति और ये सब बहुत स्पीड से निकलेगा, लेकिन मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक, तो मूल अधिकार लगातार एडिटोरियल में चर्चा में रहते हैं। क्लियर है? तो अब इसीलिए तो यहां देखिए क्या शब्द आया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए देखें ये क्या है और देखिए प्रश्न पर पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो यानी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ आप यहां पर चलिए।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि विधायिका द्वारा यानी जो विधान बनाने वाली संस्था बनाए गए कानून जैसे संसद, विधानमंडल के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। याद रखिएगा, गोपालन मामला सुप्रीम कोर्ट में, गोपालन मामला, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बड़ी बारीकी से व्याख्या की है। अनुच्छेद 21 की बड़ी बारीकी से, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत बढ़िया, देखिए क्या है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो क्या कहा? विधायिका द्वारा इस प्रकार का बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरा फिर से आइए। यानी विधायिका, इसमें कहा गया कि विधायिका कानून के आधार पर, यानी कि विधायिका जैसे संसद हो गया या राज्य विधानमंडल हो गए, तो अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्राण या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। स्वाभाविक है, विधि का उल्लंघन करेंगे तो ऐसा होना भी चाहिए। सामाजिक शांति के लिए स्वाभाविक है इस प्रकार की चीजें, माने विधान के द्वारा ऐसा किया जाना उचित भी है, आप सब इस चीज को समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यहां राज्य क्या हो सकता है? राज्य आतताई हो सकता है। आतताई का मतलब होता है कि राज्य जबरदस्ती इसका गलत इस्तेमाल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में कि विधायिका द्वारा इस प्रकार का बनाया, मैंने लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वह मनमाना हो। याद रखिएगा, ना केवल विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए, बल्कि कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी करना होगा। यानी गलत ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं और किसी के मूल अधिकारों को अतार्किक आधार पर आप छीन नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका उस कानून को निष्पक्ष तरीके से लागू करे, यानी किसी जाति, धर्म, लिंग इसके आधार पर भेदभाव ना करे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो चैट बॉक्स में बताएं हाँ सर समझ गए। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को समय समय पर अपने निर्णयों के जरिए विस्तार प्रदान किया और इसका बड़ा विस्तार हुआ, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता माने यानी कि आप यह मूल अधिकार आप मान सकते हैं मिनी संविधान है, ठीक है ना। एक पंक्ति के अनुच्छेद 21 में उतने मूल अधिकार समाविष्ट हैं जितने की भाग 3 में संभवतः स्पष्ट रूप से भी उल्लेखित नहीं है। चर्चा कीजिए। यानी कि एक पंक्ति के अनुच्छेद 21 में उतने मूल अधिकार शामिल है। एक पंक्ति का मतलब, एक पंक्ति में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यहां मैंने प्रश्न बना दिया एक पंक्ति का, आपको केवल समझाने के लिए कि इसमें इतने मूल अधिकार समाहित हैं इसी एक पंक्ति में, जितने की समस्त मूल अधिकारों में मिला दिया जाए तो भी नहीं है। इतने मूल अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी खूब व्याख्या की है अनुच्छेद 21, इसलिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए बच्चों? समझ गए होंगे तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। अब क्या क्या है? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, यह सब पूरी सूची है अनुच्छेद 21 की। अब आप काउंट करिए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। याद रखिएगा। फिर क्या है? 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय संरक्षण के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। आप देख सकते हैं सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। देख सकते कितने डीप, आप प्लीज इसको याद करिएगा, क्योंकि जब ये याद रहेंगे तो आप इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, यानी कैदियों के लिए भी महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, यह भी, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। क्लियर है? सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, शोर या प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, सतत विकास। अब आप देख लिए, सतत विकास का अधिकार भी मूल अधिकार है।
यानी सतत विकास पर लिखें तो भी मूल अधिकारों को वहां एंट्री कराइए, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, यानी इतने हैं तो आप इनको याद करिए। आइए थोड़ा सा इसका व्यवहारिक पक्ष भी देखते हुए चलते हैं। अब देखिए, हाल ही में पहले दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर थी, जिसके चलते दिल्ली स्कूल में कुछ दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया था। तो आप लोगों को एडिटोरियल में ही बताया था, यानी जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया था और धुंध छाई हुई थी, जिससे यह कहा जाता है कि हरियाणा में स्टबल बर्निंग से या पराली जलाने से, वो सारी चीजें थी, तो स्कूल बंद कर दिया गया। क्या आप बता सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछना कि दिल्ली सरकार ने ऐसी घोषणा करने के पीछे यानी कि किस आधार पर किया था? तो इसका मतलब है अनुच्छेद 21। क्लियर है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। फिर इसके बाद क्या है? दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस को लेकर उस समय जनता में काफी आक्रोश था। आपने अक्सर भावावेश में आए कई लोगों से सुना होगा कि इस प्रकार का अपराध, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने वालों को खुलेआम चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। क्या सरकार को ऐसा करने का अधिकार है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी अगर भावावेश में आकर के लोग ये कहें कि हां भाई फांसी होनी चाहिए और सार्वजनिक फांसी दो, चौराहे पर लटका दो, क्या है? तो आप कहेंगे नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, याद रखिएगा, यह मूल अधिकार में शामिल है कि सार्वजनिक फांसी नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। तो देखिए कैसे बच्चों प्रैक्टिकली जब आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं तो आपकी एक समझ विकसित होती है, आपका वोकैब अच्छा होता है। वोकैब मतलब शब्दावली। आप मेंस लिखें, आप इंटरव्यू दें, हर जगह आप अच्छा करेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप गेस कर पाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए अंत में अनुच्छेद 21 का क्या? शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक उम्र के सभी बच्चों, बेटा 6 से 14 याद रखिएगा, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 को कब शामिल किया गया है? तो 86 संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2002 भी याद रखिएगा, ये 2002 की बजाय 12 कर देगा, 3 कर देगा, वो हेर फेर करता है। तो यानी ये आप ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट यहां पे। तो अब आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस यहां पे बिल्ड हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर हमने विधि के उल्लंघन शब्द का अर्थ समझा, इसका क्या मतलब होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और फिर इसके बाद हमने इसका विस्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसका विस्तार किया गोपालन मामले में, याद रखिएगा। और पूरी एक ये देखिए पूरी सीरीज है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा। उसके बाद अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। आप इतना पढ़े रहें और मिलते हैं कल के अपने नए सेशन में। मेहनत करिए छोटे छोटे पॉइंट्स में, पर द हिंदू याद रखिएगा, द हिंदू को भगवान की तरह आपको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम को अगर टक्कर देनी है, याद रखिएगा। और एडमिशन वगैरह के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, गॉड ब्लेस एवरीवन।